नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद। आज चर्चा कर रहा हूँ इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 फरवरी 2024 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है और अब खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। मैं उस इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के संबंध में बस 2-3 बात रखना चाहूँगा कि इसके संबंध में ये कहा गया था कि जो ब्लैक मनी है उसको रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है और चूँकि पॉलिटिकल पार्टीज़ को चंदे की ज़रूरत है, रुपए की ज़रूरत है, इसीलिए उसमें गोपनीयता बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए किया क्या गया वो आप सभी लोगों के सामने रखा जाना ज़रूरी है। इसका रखा गया 1,000 रुपये का, 10,000 रुपये का, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ का। और सबसे ज़्यादा बिक्री जो हुई 2018 से लेकर 2023 तक वो 1 करोड़ वाले में ही ज़्यादा रकम दी गई है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा सत्तारूढ़ दल को मिला। जब ये बिल पेश हुआ था तो इसे मनी बिल का रूप दिया गया। क्यों? इसलिए कि उस वक्त एनडीए राज्यसभा में बहुमत में नहीं था, बिल को पारित होने में दिक्कत थी, इसलिए इसे मनी बिल का रूप दिया गया। और इसके लिए कई एक्ट में संशोधन किए गए, जिसमें एक है इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 13A। इसमें प्रोविज़न था कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यदि 20,000 से अधिक का डोनेशन प्राप्त होता है किसी व्यक्ति या संस्था से, तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, जिम्मेवारी थी। इसमें संशोधन कर दिया गया कि इसको रखने जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पब्लिक रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 के सेक्शन 29C में संशोधन किया गया। इसमें भी प्रोविज़न था कि 20,000 रुपये से अधिक कोई भी डोनेशन अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज को किसी संस्था के द्वारा या किसी व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है तो उसका रिकॉर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को रखना पड़ेगा। और तीसरा, कंपनी एक्ट में भी संशोधन किया गया। कंपनी एक्ट का जो सेक्शन 182 विदिन ब्रैकेट 3 था, उसमें यह व्यवस्था थी कि कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा उसमें उनको डिटेल्स देना होगा कि चंदा किस पॉलिटिकल पार्टीज को दिया गया और उनको जो दी गई राशि है वो कितनी। तो इस तरह से कि ये तीनों एक्ट में जो संशोधन किए गए, इसको देखने से लगता है कि एकदम ये स्पष्ट कर दिया गया था कि कहीं नाम ओपन नहीं हो और एक बैंक को रखा गया, स्टेट बैंक को। तो स्टेट बैंक तो चूँकि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अधीन है, तो पता किसको रहेगा? सिर्फ स्टेट बैंक अथॉरिटीज़ को। और स्टेट बैंक चूँकि फिनांस मिनिस्ट्री के पास है, तो निश्चित तौर पर जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल होगा उनको सारी गोपनीयता रहेगी। लेकिन पब्लिक को महरूम कर दिया गया कि आरटीआई के अंतर्गत भी इसकी सूचना नहीं मिलेगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये निश्चित तौर पर ये जो सूचना का अधिकार है और मूलभूत अधिकार है जनता का, उसके विरुद्ध है और इसीलिए इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। निश्चित तौर पर भारत के चुनाव की पारदर्शिता के लिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और यह हमेशा याद किया जाएगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय